नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। यूं तो संसद में महिला आरक्षण डीलिमिटेशन पर बहस चली हुई है। पूरे देश की मीडिया की उस पर नजर है। हालांकि उसे सही परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ महिला आरक्षण नहीं बल्कि डीलिमिटेशन का मुद्दा है, क्योंकि महिला आरक्षण तो पहले ही पारित हो चुका है। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामलों की, क्योंकि इस मुद्दे पर तो देश की मीडिया, जैसे मैंने आपको बताया, कि बात कर ही रही है। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें जिन पर बात करना बहुत जरूरी है, और इन पर बात करने के लिए, इनका पर्सपेक्टिव समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी। आशुतोष सर, बहुत बहुत जी। स्वागत है द स्वतंत्र पर। सर, कल जो एक खबर आई बातचीत को लेकर के युद्ध में, सर सबसे पहले युद्ध की बात करते हैं कि युद्ध को लेकर के बड़ा डेवलपमेंट आया। अमेरिका ने कहा कि ईरान भी बातचीत करना चाहता है, और ट्रम्प साहब ने कहा कि वो खुद भी पाकिस्तान जा सकते हैं, इस्लामाबाद जा सकते हैं। तो किस तरह से इस पूरी खबर को, इस पर्सपेक्टिव को देखा जाए? देखिए, विक्रांत, ये दरअसल एक तरीके से अगर आप देखें तो ये ट्रम्प की हार है। हम्म। और मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि अगर कोई व्यक्ति युद्ध जीत रहा होता है या जीतने की स्थिति में होता है तो कभी वो बार्गेनिंग टेबल पे नहीं आता है, निगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आता है। जी। जब अमेरिका जैसा पावरफुल देश वो और उनके नुमाइंदे इस्लामाबाद आके ईरान के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इसका पहला अर्थ यही है कि अमेरिका इस युद्ध को जीत नहीं रहा था। वो इस युद्ध से एक ग्रेसफुल एग्जिट चाहता था, एक फेस सेविंग चाहता था। और मुझे लगता है कि ये जो पिछले दिनों जो दो तीन चीजें की गई हैं, जैसे ब्लॉकेड, हम्म। और अब ये कहना कि दरअसल ईरान बातचीत के लिए तैयार है, उसका अर्थ ही ये है कि दरअसल वो बाहर से निकलने का कोई ना कोई बहाना खोज रहे हैं। अब इसमें दो तीन चीजें बहुत बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई होनी चाहिए। हम्म। पहली बात है कि ट्रंप ये बात क्यों कह रहे हैं। ट्रंप इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप आज की तारीख में न केवल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम्म। बल्कि अपने देश के अंदर भी काफी आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। उनका अपना जो सपोर्ट बेस है, मागा का सपोर्ट बेस है, उसमें एक तरीके का रिवोल्ट है उनके खिलाफ। उनके जो बहुत कट्टर समर्थक हैं वो भी उनसे बहुत नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो आपने देखा ही किस तरीके से नाटो अब बिल्कुल अलग रास्ता अख्तियार करने की दिशा में कोशिश कर रहा है। ये वो नाटो है जो 1945 के बाद सोवियत यूनियन और साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए बना था। और 1945 से लेकर 2024-25 तक, बल्कि कह सकते हैं कि 26 तक, आ, मामूली मतभेद तो होते थे, लेकिन इस तरीके से दरार पैदा हो कि नाटो के देश अमेरिका की बात मानने से साफ तौर पर इनकार कर दे और अपना अलग रास्ता चूज करे, ये कभी नहीं हुआ था। मिडिल ईस्ट के अंदर भी अब जो जिन देशों में अमेरिका का सैनिक बेस था, अब वहां भी इस बात को लेकर चिंता शुरू हो गई है कि अमेरिका अगर उनको सुरक्षा कवच प्रोवाइड नहीं कर सकता है और अमेरिकन की वजह से उनके अपने देश के ऊपर तबाही मची है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल हो गई है और भविष्य कोई बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ता है, तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ट्रंप को यह फैसला करना था कि वो अपने आइसोलेशन को आगे बढ़ाएं या फिर अपनी हेजेमनी को मेंटेन करने के लिए इस युद्ध से बाहर निकले। मुझे लगता है दूसरा फैसला उन्होंने चूज किया और इसमें पाकिस्तान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में ट्रंप का यह कहना कि वो खुद पाकिस्तान जा सकते हैं, वो दरअसल एक जिसे कहते हैं ना कि ऐसे नेताओं की बड़ी खासियत होती है, वो हर घटनाक्रम को, हर चीज को एक इवेंट में तब्दील करना चाहते हैं कि वहां जाके देखो, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, हमने जाके ईरान को जीत लिया है, और विजयी भाव से वापस लौटना चाहते हैं। बट क्या ऐसा होगा? अभी फिलहाल मेरे लिए किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल होगा, क्योंकि डिप्लोमेसी में 2 मिनट के अंदर कोई फैसले नहीं होते। दोनों तरफ से बातचीत होती है, एक लंबा प्रोसेस होता है, एक दूसरे को समझने की कोशिश होती है और उसके बाद कोई फैसला होता है। तो अभी फिलहाल ट्रंप का पाकिस्तान जाना मुझे थोड़ा सा लगता है कि वक्त लगेगा। सर, जब इस्लामाबाद में बातचीत हुई थी तो सूत्रों के हवाले से खबर चली थी देश की मीडिया पर कि दलाल कहा गया था पाकिस्तान को, कि हम दलाल नहीं है, इसलिए
इस तरह की बातचीत में हमारी भूमिका नहीं है। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान केवल फैसिलिटेटर नहीं बल्कि मीडिएटर की भूमिका में है और महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो सर जी। भारतीय डिप्लोमेसी का क्या होगा सर? एक तरफ अमेरिका के साथ उसके बढ़ते संबंध, और जिस तरीके से आसिम मुनीर के तो एकदम ट्रंप के साथ ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल ही घरेलू संबंध हो गए हैं, फोन लाइन पर दोनों एक साथ रहते हैं। और तो किस तरह से भारत चिंता बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चीन के करीब भी पाकिस्तान और अमेरिका के करीब भी पाकिस्तान। तो भारतीय डिप्लोमेसी का क्या होगा सर? देखिए विक्रांत, आपने बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। भारतीय मीडिया पे टिप्पणी ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आप उस पर टिप्पणी करेंगे तो हमारे बहुत सारे साथी और दोस्त लोग नाराज हो जाएंगे, जो सरकार का एजेंडा सुबह से शाम तक परोसते रहते हैं। देखिए, ये जो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, इस डिप्लोमेसी को हमें समझने की जरूरत है। और जब 2017 में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे पहले टर्म में, जी। तो उन्होंने पाकिस्तान को मिलिट्री एड देने से मना कर दिया था। उनका ये कहना था कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई कमजोर है और वो उसमें पूरे मनोयोग से मदद नहीं कर रहा है। तो ये स्थिति थी। बिल्कुल। ट्रंप पाकिस्तान के ऊपर अविश्वास कर रहे थे, और दूसरे टर्म में वही पाकिस्तान और उनके सेना प्रमुख आज ट्रंप के विश्वस्त बन के सामने आए हैं। ये जो टर्न अराउंड है, ये टर्न अराउंड इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को अपनी कमजोरी का पूरी तरीके से एहसास है, और पाकिस्तान को लगता है कि उनकी जो अंदरूनी राजनीति है, और जो बाहरी उनकी छवि है, उसको ठीक करने की जरूरत है। और उसका यह नतीजा है कि जब से आसिम मुनीर पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने हैं, तब से लगातार उन्होंने ये कोशिश की है कि चीन के साथ तो उनके रिश्ते अच्छे थे ही, अमेरिका के साथ भी अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहिए, और वो इसमें पूरी तरीके से कामयाब है। हम उसके लिए कुछ भी कह सकते हैं कि अमेरिका की तो आसिम मुनीर चमचागिरी कर रहे हैं, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की सिफारिश की। तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे और वो तो कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये चापलूसी का जो एक आरोप पाकिस्तान के ऊपर लग रहा है, दरअसल ये कहीं ना कहीं अपनी खीज को छुपाने की एक कोशिश है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान जो एक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है, जो फेल्ड स्टेट है, जो रोग स्टेट है, आतंकवाद जिसकी विदेश नीति का एक अखंड हिस्सा है, जो भारत को लगातार अस्थिर करने की कोशिश करता है, और जहां पर आ, आ, जिसे कहते हैं अलकायदा का चीफ पकड़ा गया हो। आप सोचिए कितनी बड़ी स्थिति थी। बिल्कुल। और जो तालिबान को जिसने जन्म दिया, उस वो पाकिस्तान आज अंतरराष्ट्रीय मंच पर वो अमेरिका का भी दोस्त है, वो चीन का भी दोस्त है, ईरान भी उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, और वो 1945 के बाद के सबसे बड़े संकट में से एक का निवारण करने की किरदार में आज वो दिखाई पड़ रहा है। हम इसकी तारीफ करें ना करें, क्योंकि हम भारतीयों की पाकिस्तान को लेके एक अजीब तरीके का पूर्वाग्रह है, और हम उस पूर्वाग्रह से सच्चाई को शायद देखना भी नहीं चाहते, और आज की जो विचारधारा जो देश के ऊपर है, वो तो बिल्कुल ही उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो उनके लिए, उनकी विचारधारा के लिए, भारत की सरकार के लिए, जो मौजूदा सरकार है, उसके लिए यह तर्क अच्छा हो सकता है कि पाकिस्तान दलाली कर रहा है। लेकिन अभी कल ही मैंने एक मशहूर पत्रिका पॉलिटिको में, जो ऑनलाइन मैगजीन है, उसमें मैंने एक बहुत बड़ा लेख पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, और जो स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि पाकिस्तान की स्टैंडिंग ग्लोबल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर काफी बढ़ी है। और क्यों नहीं बढ़े? अगर वो दुनिया के इतने बड़े संकट से दुनिया को निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है, फॉर व्हाट एवर रीजंस, चाहे वो ट्रंप की चमचागिरी की वजह से, चाहे वो चाइना की चमचागिरी की वजह, किसी भी कारण से, बिल्कुल, लेकिन उसके किरदार को तो आज इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो दरअसल हमारी जो विदेश नीति है, उसका सबसे बड़ा संकट यह है
कि इस वक्त हमारे पास कोई पॉलिटिकल फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, और ब्यूरो एक 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 कामयाब ब्यूरोक्रेट को आपने विदेश मंत्री बना रखा है, जिनकी एकमात्र भूमिका है दुनिया के तमाम देशों में जाकर घूमना और ऐसे ब्रेजन स्टेटमेंट्स देना जो आपकी विदेश नीति की का भला नहीं बल्कि नुकसान कर रहे हैं। दूसरा कारण क्या है कि हमारी विदेश नीति जब अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से आगे बढ़ती, विचारधारा की वजह से आगे निर्धारित होती, तब ये दिक्कत पैदा होती है। हम इजराइल के साथ क्यों इतने करीब हो गए, हम अमेरिका के साथ इतने करीब क्यों हो गए? क्योंकि ये जो हिंदुत्व की विचारधारा है उसको लगता है कि क्रिश्चियन और जुडाइज्म के साथ खड़े होकर हम इस्लाम के खिलाफ एक नया एक्सिस क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए आप पूरी तरीके से इजराइल के साथ गए, अन्यथा कोई कारण नहीं था। ईरान हमारा सदियों का नहीं बल्कि शताब्दियों का दोस्त है, और इजराइल भी हमारा दोस्त है। हमें दोनों के बीच में संतुलन बना के चलना चाहिए था, लेकिन जब विचारधारा से प्रभावित होकर हम इस तरीके का काम करते हैं तब ऐसी दिक्कतें और अड़चनें पैदा होती हैं। आज की तारीख में इजराइल की थूथू पूरी दुनिया में क्यों हो रही है? लोग ये क्यों अब कहने लगे हैं कि अगर आप इस वक्त वेस्टर्न मीडिया के अंदर जो तमाम पॉडकास्टर अगर उनको पढ़े, एंड ऑफ जायनिज्म, जायनिज्म की बात की कि ये जो एक तरीके का यहूदीवाद था अब वो खत्म होने के कगार पे है। आप क्यों निर्दोष लोगों को गाजा में मार रहे हैं? 70,000 से ज्यादा लोगों का आपने कत्ल किया। आप क्यों लेबनान के अंदर आप घुस के आप निर्दोष लोगों को मार रहे, गांव के गांव आप बम लगा के उड़ा दे रहे? क्योंकि उसके पीछे विचारधारा काम कर रही है, वो विचारधारा जो दरअसल इजराइल का सबसे बड़ा नुकसान कर रही है। देखिए, इजराइल के प्रति मेरी कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन ज्यूस के साथ जो हुआ उसके प्रति हमारी सहानुभूति है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में उनके हुआ, जो हिटलर के शासन के समय उनके साथ हुआ, और जो जब से अगर आप देखें तो जब से डेविड और सोलोमन का जो शासन था करीब ईडी के करीब 1000 साल पहले, क्राइस्ट के 1000 साल पहले, उसके बाद से वो लगातार एक उनके साथ परसिक्यूशन हुआ है, लगातार उनको प्रताड़ित किया गया है, और ये वो समुदाय है जो लगातार लड़ता रहा अपने अस्तित्व को लेकर, और फिर वो आगे चलकर वो जायनिज्म को जन्म देता है जब 1871 में और 1881 में रूस में ज्यूस के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार होता है, और उस नरसंहार से ज्यूस के मन में ये प्रेरणा होती है कि अब हमें अपने देश या अपना अपना एक अलग से भूगोल होना चाहिए था, और फिर वो उस जद्दोजहद से इजराइल का गठन होता है। तो उनके प्रति सहानुभूति है, जो उनके साथ अत्याचार उनके प्रति सहानुभूति है, लेकिन ये आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप निर्दोष बच्चों का और महिलाओं का कत्ल करें, इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार करें? तो इजराइल के प्रति मेरे मन में कोई सहानुभूति नहीं है, यहूदियों के प्रति मेरे मन में सहानुभूति है, सम्मान है उनको लेके। उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोग पैदा किए, आइंस्टाइन, कार्ल मार्क्स जैसे लोग पैदा हुए उस समाज के अंदर, जिन्होंने पूरी दुनिया ही बदल दी। तो इतना कहने का मेरा अर्थ यह है कि जब हमारी सरकार अपनी विदेश नीति को एक ऐसी सरकार के साथ जोड़ देती है जिसके ऊपर जेनोसाइड के आरोप हैं, जिसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बाकायदा अरेस्ट वारंट निकाल रखा है, जो वॉर क्रिमिनल है, तब आपकी विचारधारा जो उसकी नैतिक आभा होती है वो खो देती है। और जब आप नैतिक आभा खो देते हैं तब फिर भारत जैसे देश के लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमारी पहचान पूरी दुनिया में एक स्पिरिचुअल सोसाइटी की है, एक मॉरल सोसाइटी की है। पाकिस्तान से हमारी कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन ये अजीब त्रासदी है कि जो भूमिका भारत को निभानी चाहिए वो भूमिका आज पाकिस्तान निभा रहा है, और हम बैठ के देख रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि वो एक दलाल स्टेट है। हमें सोचना चाहिए था कि हम वो भूमिका क्यों नहीं निभा पाए। और विक्रांत, आप जरा सोचिए कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच की शांति वार्ता अगर दिल्ली में हो रही होती तो क्या होता? आप जरा सोच के देखिए कितने बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा होते। जब G20 की मीटिंग हुई और उसकी सदारत भारत ने की तो कितना बड़ा आभा मंडल खड़ा कर दिया गया प्रधानमंत्री को लेके। बिल्कुल। तो हम दरअसल एक खिसियाए हुए राजनीतिक पार्टी का जो दम्भ है उसको झेलने के लिए अभिशप्त है।
लेकिन सर बड़ी चिंता भी इस बात की भी होती है ना कि पाकिस्तान, जैसा आपने पूरा समझाया, इसमें रोग स्टेट है सर, टेररिस्ट स्टेट है, सब चीज है। लेकिन जब हम उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी तरीके से बेनकाब करने के लिए सालों से, सदियों से सालों से अपना भारत रुख रखता रहा है, लेकिन अब तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुश्किल होगी ना। जब पाकिस्तान का इतना अंतर्राष्ट्रीय रुतबा बढ़ेगा तो भारत की उस मुहिम को तो धक्का लगेगा। बिल्कुल। मैं एक चीज जो मैं बार बार कहता रहा हूं, और मुझे इसमें जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे आई के गुजराल साहब, उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जब वो कहते थे कि भारत की विदेश नीति जो है वो पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए, हम्म। और भारत की जो पाकिस्तान नीति है वो हम्म। कश्मीर सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए। उनके कहने का मतलब ये था कि भाई अगर आप पाकिस्तान से अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं तो उसमें कश्मीर एक मुद्दा है, हाँ। लेकिन कश्मीर ही अगर मुद्दा हो जाएगा तो भारत पाकिस्तान के रिश्ते नहीं सुधर पाएंगे। हम्म। और उनका कहना था कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अगर आप एक बड़ी ताकत बनना चाहते हैं, एक बड़ी शक्ति बनना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी तुलना दुनिया के सुपर पावर से करनी चाहिए, ना कि एक ऐसे पावर से जो फेल्ड स्टेट है। हम्म। जब आप पाकिस्तान से तुलना करेंगे, एक पिद्दी से अपनी तुलना करेंगे, तो आप भी क्या होंगे? हम्म। जब आप एक सुपर पावर से तुलना करेंगे तो आप सुपर पावर बनने की कोशिश करेंगे। जब आप चीन से अपनी तुलना करेंगे, अमेरिका से अपनी तुलना करेंगे, यूरोपियन यूनियन से अपनी तुलना करेंगे, तो आप वैसा ही बनने की कोशिश करेंगे। दिक्कत क्या हो गई है कि पिछले 12 सालों में इस देश के हुक्मरानों ने पाकिस्तान से तुलना करके भारत को पाकिस्तान बनाने की कोशिश की है। यह दिक्कत पैदा हो गई। अगर हम चीन से तुलना करते, हम चीन से लड़ रहे होते, तो हम अपने आप को चीन से बेहतर बनाने की कोशिश करते। बिल्कुल। और हम एक बहुत पुरानी सभ्यता, भाई हमारे इन हुक्मरानों को यह बात क्यों नहीं समझ में आती है? जब दुनिया में कहीं पढ़ने लिखने की परंपरा नहीं थी, तब हमारे यहाँ वेद और उपनिषद लिखे जा रहे थे। हमारा वो देश है जहां हिंदू धर्म पैदा हुआ, जहां बौद्ध धर्म पैदा हुआ, जहां जैनिज्म पैदा हुआ। हम वो महान सभ्यता है, लेकिन हम उस महान सभ्यता के क्या वाहक बनने के योग्य हैं आज की तारीख में? इन लोगों की जो हरकतें वो तो नहीं दिखाई पड़ती उस दिशा में। तो मेरा कहना यह है कि आप चाइना बनने की कोशिश करिए, आप अमेरिका बनने की कोशिश करिए, आप पाकिस्तान बनने की कोशिश मत करिए। अगर आप पाकिस्तान बनने की कोशिश, पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान के इतिहास का है तो। 1947 के पहले से क्या है पाकिस्तान? पाकिस्तान का कोई इतिहास नहीं है। जिस मुल्क का कोई इतिहास नहीं है, जहां लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, जहां उनका सबसे लोकप्रिय नेता जेल के अंदर सड़ रहा हो, जिसकी अर्थव्यवस्था दिवालिया होने के कगार पर पहुंची हुई है, जहां आए दिन वहां की सैनिक सत्ता वहां कू कर लेती है, जहां की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसकी कोई औकात नहीं है, हम उससे अपनी तुलना करते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जब आप ये बातें कहते हैं तो आपके बारे में कहा जाता है आप तो देशद्रोही हैं, आप पाकिस्तान परस्त हैं, आप गद्दार हैं। ये कौन लोग कहते हैं जिनको भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, वेद, उपनिषद, गीता, रामचरितमानस, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य, माधवाचार्य, कबीर, तुलसी की कोई समझ नहीं है? अगर होती तो इस तरीके से अपने आप को पाकिस्तान सेंट्रिक या पाकिस्तान से हाइफनेट नहीं करते। बिल्कुल। सर एक चीज और समझा दीजिए कि टाइम्स मैगजीन में 100 प्रभावशाली नेताओं लोगों की लिस्ट छापी है, तो उसमें ट्रम्प साहब भी है, नेतन्याहू जी भी है, हमारे पड़ोसी नेपाल के नए प्रधानमंत्री जी भी है, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री जी भी है। विश्व गुरु तो हम हैं सर, फिर हम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए था जो अपना ढिंडोरा पीट रहे थे पूरी दुनिया के अंदर। हम्म। आज आपकी आपकी स्टैंडिंग कहां पे है? हम्म। हर तीसरे दिन एक विज्ञापन, एक सर्वे छपता है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री हाँ। नरेंद्र मोदी जी। हम्म। अगर आप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं तो फिर आपका नाम दुनिया के 100 लोगों की लिस्ट में सबसे पहला होना चाहिए ना। हम्म। आज आप कहीं नहीं है। तो जब आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पे पूरी तरीके से अलग थलग पड़ जाएंगे तो आपके साथ यही होगा। और क्यों अलग थलग पड़े हुए हैं? आपके यहाँ एक क्रिकेटर बांग्लादेश का मैच खेला केकेआर की तरफ से, हम्म। आपने उसको यहां से निकलवा दिया। हम्म। आप सोचिए कि सिर्फ सवाल उस क्रिकेटर का नहीं है, हाँ। सवाल इसका नहीं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा था। सवाल इस बात को लेकर है कि आपने अपनी विदेश नीति, अपनी डिप्लोमेसी कैसे कंडक्ट की। बांग्लादेश के अंदर अगर हिंदुओं का कत्ल हो रहा था तो
उन मुद्दों को उठाने की जिम्मेदारी भारत की सरकार की थी, न कि फ्रिंज एलिमेंट्स की। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप फ्रिंज एलिमेंट्स के दबाव में आके, जिनका जिनका कोई लेना देना नहीं हिंदुत्व से, जो सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं, उनके दबाव में आके जब आप इतना बड़ा कदम उठाते हैं, तो दरअसल आप बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, उस वक्त जो भी वहां वहां सर्वे सर्वा था, हाँ। उसको फोन करके एक बार में कहते कि हिंदुओं का कत्ल अब बांग्लादेश में नहीं होना चाहिए, अगर ये होगा तो ठीक बात नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं इसका असर वहां पड़ता। लेकिन जब आप तरीका दूसरा निकाल लेते हैं और आप उनके क्रिकेटर को जब आप वापस भेज देते हैं, तो पूरा का पूरा देश अपने आप को अपमानित महसूस करता है। तब उसको लगता है कि उसको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की। और ये मसला सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है। तो ये जो जिंगोइज्म के नाम पे जो डिप्लोमेसी चल रही है, आपको अंदाजा ही नहीं कि अगर बांग्लादेश वो देश है जो अगर आपका दोस्त नहीं होगा तो आपके नॉर्थ ईस्ट में तमाम तरीके की दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। बिल्कुल, और यही तो चीन चाहता है। यही चीन चाहता है। यही तो चीन चाहता है। तो आपकी आपकी भलबनसाहत इसमें है, आपकी बुद्धिमानी इसमें कि आप बांग्लादेश को अपने साथ लेके चले या बांग्लादेश को नाराज करते हैं। भाई, चीन आपको अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता, लेकिन चीन ये जानता है कि भारत को लगातार अस्थिर करने में ही उसके लिए उसकी विदेश नीति के जो सूत्र है वो बेहतर रहेंगे। तो वो आज की तारीख में आप देख लीजिए, दुनिया में वो पाकिस्तान में वो घुसा हुआ है, वो अफगानिस्तान में घुसा हुआ है, वो ईरान के अंदर भी घुसा हुआ है, वो मिडिल ईस्ट में भी घुसा हुआ है। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में दोस्ती कराने की कोशिश चीन ने की। तमाम अफ्रीकी देशों में वो घुसा हुआ है। वो श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नेपाल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर आप इन सब चीजों को नहीं समझ पाएंगे तो चाइना आपको चारों तरफ से इनसर्कल कर रहा है। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप चलिए, पाकिस्तान से आप रिश्ते नहीं सुधार सकते, आप बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों हाँ को सुधारिए, बिल्कुल। श्रीलंका के साथ करिए, नेपाल के साथ अपने रिश्तों के साथ, बर्मा के साथ अपने रिश्तों, भूटान के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करिए और अपने ईगो को किनारे रख दीजिए। क्योंकि अगर पड़ोसी देश अगर आपसे संतुष्ट नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है, फिर वो तमाम तरीके के मिसचिफ के चांसेस होंगे जो चाइना स्पॉन्सर करेगा और आप उसका शिकार बन जाएंगे। तो ये जो विदेश नीति है हमारी ना, ये पूरी तरीके से आज की तारीख में जिसे कहते हैं कि कुछ ऐसे लोगों के हाथ में पहुंच गई है जिनको या तो विदेश नीति की समझ नहीं है या जो अपनी विचारधारा के एजेंडे को बढ़ाने के लिए विदेश नीति का कबाड़ा कर रहे हैं। सर, हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर हग्यार का इंटरव्यू देखा होगा आपने सोशल मीडिया पर, तो बहुत वायरल है। सरकारी मीडिया के साथ, वहाँ एडिटर जो थी सरकारी मीडिया की, उनके हम्म, साथ वो बैठे और हम्म, उन्होंने कहा कि पिछले 1.5-2 साल में जो आपने बिल्कुल भी समय नहीं दिया और जिस तरीके से केवल सरकारी एक तरह से तंत्र का हिस्सा बन गए थे, तो अब इस सिस्टम को सुधारेंगे। उन्होंने उस टीवी को भी, जो सरकारी टीवी है, उसे सस्पेंड किया और कहा कि अब ऐसा निष्पक्ष सिस्टम बनाएंगे जिसमें पक्ष विपक्ष सबको बोलने का मौका मिल सके। तो बड़ी घटना है। वैसे तो खुद ही उनका, पीटर हग्यार का जीतना ही बहुत बड़ी घटना है, कई बड़े संदेश हैं। लेकिन जो मीडिया को उन्होंने इस इंटरव्यू के लिए जरिए संकेत दिया है, क्या हमारी देश हम्म। की मीडिया के लिए भी कोई संकेत है क्या सर उस इंटरव्यू से, और क्या हम समझेंगे उससे? समझे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे ख्याल से यहाँ कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। और आप और सिर्फ मीडिया की बात क्यों, कि आज की तारीख में आप जो हाल एसआईआर का हो रहा है वो आप तो देख ही रहे हैं। 27 लाख लोगों के नाम कट रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी उस पर जिस तरीके से इंटरवीन करना चाहिए उस तरीके से इंटरवीन नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं कि यहाँ की मीडिया का कोई रुख सुधरेगा या यहाँ के तमाम संस्थानों के ऊपर जो एक विचारधारा का कब्जा हो गया है, जिनको भारत के लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं, जिनको भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं है, वो सुधरेंगे। ये जो जिस इंटरव्यू का आपने हवाला दिया, दरअसल वहां पे सुधार कब हुआ? जब वहां सत्ता परिवर्तन हुआ। बिल्कुल उसी के बाद। ओरबान, जब तक ओरबान थे 16 साल से, तब तक तो सब लोग उनका गान गा रहे थे, उनका ही गाना गा रहे थे। तो अगर जब तक यहां पे सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक मीडिया का रुख नहीं सुधर सकता। मीडिया जिस तरीके से चल रहा है ऐसे ही चलेगा, क्योंकि मीडिया पर आज की तारीख में ऐसे लोग हैं जो जिनके बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। हमें जिस मीडिया पे गर्व था और हम और आप जिस मीडिया में पले बढ़े और आगे आए, वो मीडिया तो आज एक सपनों की दुनिया लगता है, जिसमें हम उस वक्त की मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री की रोज खड़े होकर आलोचना कर सकते थे।
और आज की तारीख में हम देखते हैं तो सुबह से शाम तक सिर्फ गुणगान ही होता है। तो बदलाव की मुझे कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती, ना उससे किसी तरीके की कोई प्रेरणा लेने की उम्मीद यहां दिखाई पड़ती है। पीटर जो जो उन्होंने मैग्वार ने जो किया वो अद्भुत है। और हम्म। दुनिया के तमाम देशों के जो डिक्टेटर्स हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि 2 साल पहले एक आदमी अपनी पार्टी को हाँ। छोड़ता है, दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, और 2 साल के अंदर वो 199 में से 138 38 सीटें लेके आता है। और जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैन कह रहे थे, जो दुनिया में तमाम राइट विंगर्स के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने हुए थे, वो महज 55 सीटों पे सिमट जाते हैं और अंत में उनको सत्ता छोड़नी पड़ती है। क्या वो वक्त हिंदुस्तान में आने वाला है? अभी मैं नहीं कह सकता इस बारे में। हम्म। लेकिन अगर हमारे देश के अंदर कब बड़ा बदलाव हो जाए हमें नहीं मालूम। इंदिरा गांधी को भी ये मुगालता था इमरजेंसी बिल्कुल। लगाने के हाँ। बाद कि उनका उनका सूरज कभी अस्त नहीं होगा। और जब उन्होंने इमरजेंसी हटाई तब तक भी उनको इस बात का अंदाजा नहीं था। हम्म। लेकिन जैसे चुनाव हुए तैसे वो जो मूक जनता थी उसने अपनी आवाज बुलंद कर दी और फिर इंदिरा गांधी कहाँ गई सबको मालूम है। हम्म। तो सत्ता किसी की परमानेंट नहीं हो सकती, कोई कोई स्थायी नहीं हो सकती। लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि भारत का मीडिया हंगरी से कुछ सीखेगा, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। वो तभी सीखेगा जब यहां सत्ता में परिवर्तन होगा, और तब सबके जो है रंग अपने आप बदल जाएंगे। सर बस एक अंतिम सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे जी। कि भारतीय इकोनॉमी, उसको लेकर के हम लोग अच्छे बड़े बड़े दावे तो कर ही रहे थे। अभी सर वार के आफ्टर इफेक्ट्स तो अभी आने में थोड़ा और समय लगेगा। तो अभी एक आध महीने बाद और स्थितियां थोड़ी खराब होने की आशंका है, ये सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन हम आईएमएफ के डाटा में 6वें स्थान पर लुढ़क कर पहुंच गए हैं। भारतीय रुपए की गिरती कीमत का बड़ा कारण रहा है। तो इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे या ये सब चीजें चलती रहेंगी? ये चिंता करती है देश को या नहीं करती सर? देखिए, अभी तक जो डेटा हमारे पास उपलब्ध कराया जा रहा है हम्म। सरकार की तरफ से, जो सरकार की तरफ से जो जीडीपी के डेटा आते हैं, इन्वेस्टमेंट के डेटा आते हैं, हम्म। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनमें इनमें एक संदेह है। हम्म। और पिछले दिनों आईएमएफ ने ही भारत के डेटा को सी कैटेगरी में डाल दिया था। हम्म। इसका मतलब क्या है कि जो डेटा हम पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने, उस पर लोगों को उतना यकीन नहीं है। तो जो डेटा आज की तारीख हमारे सामने उपलब्ध हो रहा है, हम उस पर कितना यकीन करें। हम्म। लेकिन हाँ, कुछ चीजें बहुत स्पष्ट हैं। हम्म। पहली बात स्पष्ट यह है कि जो 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 फॉरेन इन्वेस्टमेंट है हम्म। वो बड़ी तेजी के साथ भारत से बाहर जा रहा है। बिल्कुल। बहुत तेजी के साथ भारत जा रहा है। और पिछले 6 साल में 4 बार ऐसा हुआ है जब भारत का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो 1 लाख करोड़ से ज्यादा बाहर गया है। हम्म। इसका मतलब, और साथ साथ जो भारत की कंपनियां हैं उनकी दिलचस्पी भारत में इन्वेस्टमेंट करने की तुलना में विदेशों में इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा है। इसका अर्थ क्या है? हम्म। इसका अर्थ क्या है कि भारत की इकोनॉमी ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। हम्म। अगर प्रोडक्टिव होती तो अपना पैसा यहां लगाते। हम्म। हमने हमारी हमारी इकोनॉमी उतनी आकर्षक नहीं रह गई है। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है जो ये दर्शाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। दूसरी बात, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अभी तक ग्रो नहीं कर पा रहा। हम्म। हमने 2014 में जब नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तब उन्होंने कहा था कि 2022 तक हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 25% हो जाएगा टोटल जीडीपी का। बिल्कुल। उस पर करीब 14-15% के आसपास था। आज की तारीख में वो वही 14-15% के आसपास घूमता रहता है, कभी 1% ऊपर बढ़ जाता है, कभी नीचे हो जाता है। हम्म। और वो 2022 भी निकल गया, 2022 के बाद 4 साल भी निकल गए। हम्म। आज भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ती है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ नहीं होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या लगातार बनी रहेगी। हम्म। अब तो बड़े पैमाने पर ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि जो जोमेटो, स्विगी, हम्म। ब्लिंकिट में जो बहुत सारे लड़के जो डिलीवरी करते हैं उनमें से अंडर, जिसे कहते हैं ना कि अपनी योग्यता से कहीं कम समझौते करके उन्होंने वो ये सब काम कर, जिसमें बड़े पीएचडी वाले भी दिख जाएंगे, एमए पास वाले दिखाएंगे, एमएससी वाले लड़के भी दिख जाते हैं। तो इस वक्त एक गहरे संकट से भारत गुजर रहा है आर्थिक स्तर पर। हम भले ही कितना अपना अपना ढोल पीट लें, भले ही कुछ भी कह लें, लेकिन हकीकत यह है कि जो चार जो सबसे बड़े ब्लंडर्स हमने किए हैं उनमें पहला ब्लंडर था डीमोनेटाइजेशन, हम्म। दूसरा ब्लंडर था जीएसटी का आनन फानन में उसको इम्प्लीमेंट करना, तीसरा ब्लंडर था आंख बंद करके लॉकडाउन करना,
और चौथा, इसराइल के इस ईरान के इस युद्ध में आपका इसराइल और अमेरिका के साथ खड़े होना। डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी ने और साथ ही साथ लॉकडाउन ने आपकी जो मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उसकी कमर पूरी तरीके से तोड़ दी है। उसको खड़ा होने में अब दशकों लगने वाले हैं। इसकी जवाबदेही किसी के पास नहीं है। अब आप मीडिया में बार बार आपको बताया जाएगा कि देखिए भारत की अर्थव्यवस्था 2014 से लेकर 2026 के बीच में मनमोहन सिंह के जमाने की अर्थव्यवस्था से बेहतर थी। आप चाहें तो अपना सिर पीट लें, चाहे तो उनके गुणगान में शामिल हो लें। तो भारत की और एक डेटा जो मैं भी आपके सामने देना चाहता हूं कि हाल सिर्फ और सिर्फ इस बात का नहीं है कि अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। पिछले एक दशक में 94,000 सरकारी स्कूल बंद हुए। 94,000 सरकारी स्कूल बंद हुए। ये वो सरकारी स्कूल हैं जिनसे हम और आप पढ़ के बड़े हुए हैं। और क्या खुले हैं? प्राइवेट स्कूल्स खुल रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स में कौन गरीब का बच्चा जाके पढ़ सकता है? हमने और आपने तो पढ़ाई कर ली, यहां तक आगे कभी पता ही नहीं चला कि हमने कितनी फीस जमा की थी। बिल्कुल। आज इन स्कूलों में महीने का जो फीस है, कहीं 70,000 है तो कहीं 80,000 है, कहीं 1 लाख रुपए है, कहीं 50,000 रुपए है, कहीं 20,000 रुपए है। हम आप अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे आपके परिवार के बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। इस पर सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आती कि भाई ये सरकारी स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज का हाल ये है कि वहां पे खर्ची और पर्ची चल रही है आज के जमाने में, कि आप एक विचारधारा से जुड़े हुए लोगों की पर्ची ले आइए, उसके बाद भी आपको 30 लाख से 50 लाख रुपए आपको देने पड़ रहे हैं। तो थर्ड रेट अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, जो ब्राइट लोगों को बाहर कर रहे हैं। तो जो पूरा सिस्टम जब ये हो जाता है ना, तब फिर आपके देश के लिए भविष्य बहुत अच्छा नहीं रहता। तो अर्थव्यवस्था का ही प्रश्न नहीं है, सारी की सारी व्यवस्था जो है इस वक्त चरमराती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सब दिखाई दे, और कम से कम मीडिया से इतनी उम्मीद है कि सही तस्वीर तो दिखाने की कोशिश तो कम से कम की शुरू की जाए। वरना उस इंटरव्यू को देखकर बहुत चीजें सर बार बार दिमाग में आ रही थी उस इंटरव्यू को देख करके, कि अगर कभी इन जैसे देशों में भी सत्ता बदली तो क्या तस्वीर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशु सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू।